हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ग्रेट. So we'll wait for 1 or 2 minutes for the other people to join and then we will be starting with the lecture of the modern Indian history. तो अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्या होता है, मॉडर्न इंडियन छोड़ो, हिस्ट्री क्या होता है सबसे पहले तो हम वो जाने, क्योंकि 6 क्लास से 10th क्लास तक हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो तो हमें कुछ भी याद नहीं है. तो पहले हम समझेंगे कि हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री के अलग अलग पार्ट्स क्या क्या है जो आपको पढ़ने हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. हेलो. हाँ. 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 अ, भूल गया. कैसे बताऊं मैं? एक सेकेंड गाइज, विल बी स्टार्टिंग इन अ मिनट. थोड़ा सा यहाँ पे मिसहैप हुआ है. देखो. अरे यार, मैं उस दिन भी मैं बताने वाला था, मैं भूल गया यार गाड़ी का नंबर. कैसे बताऊं अब मैं गाड़ी का नंबर? ग्रे कलर की कुछ है. मैं तेरे को बता दे रहा हूँ कहाँ खड़ी हुई है. एकदम लास्ट रो जो है ना. हाँ, मतलब जहाँ से एंट्री लेते हैं ना पार्किंग की, वहां से एकदम लास्ट रो में जा. लास्ट रो में 10वीं 12वीं नंबर पे लगी होगी. हाँ. एक्टिव. हाँ, फोटो खींच के भेजना, मैं अप्रूव कर दूंगा. चलिए, मेरी आवाज आ रही है अभी भी? गुड. सो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा हिस्ट्री क्या होती है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है. तो आज का पूरा चैप्टर जो है आपका, वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ही डेडिकेटेड रहेगा कि क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं. इज इट क्लियर टिल नाउ? जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं. अरे. ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बढ़िया, चलो. तो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर देन. हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रखर श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू टू एग्जाम ओरिजिनल्स. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. बट उसके पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री. तो हिस्ट्री के भी पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूं. ठीक है, देखो. अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, ये सब लिखते चलना. अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, तो इनका इवोल्यूशन 4 फेजेस में हुआ है. 4 फेजेस में ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है. ठीक है. सबसे पहले को बोलते हैं क्वाटनरी फेज. क्वाटनरी. क्वाटिनरी है. क्वाटिनरी फेज. ठीक है. सेकेंड और थर्ड को मिला के बोला जाता है पेलिस्टीन फेज. स्पेलिंग यार मेरी बहुत गड़बड़ है, पता. पेलेस्टाइन फेज. और तीसरा, ये सेकेंड और थर्ड का मर्जर है, और तीसरी होती है हेलोसीन फेज. ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं. हेलोसीन फेज इज द करंट फेज. ह्यूमन के उसको 3 फेजेस में ही करो, वैसे तो 4 फेजेस लिखा रहता है बट अभी 3 करो. 3 फेजेस है, क्वाटनरी फेज, पेलेस्टीनियन फेज. ठीक है. और उसके बाद हेलोसीन फेज. अब हेलोसीन फेज को और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. हेलो. क्या? हाँ हाँ, यही. फोटो खींच के भेजना. हाँ, फोटो खींच के भेजना ना. एक्चुअली गाड़ी एक जगह खड़ी हुई है और उसकी चाबी बन गई है. ठीक है. इसके बाद हेलोसीन जो करंट फेज चल रहा है, फेज सबसे पहले समझ में आया कि फेजेस क्या होते हैं. इसके बाद हम एजेस में डिवाइड करेंगे इसे. ठीक है. तो पैलियोलिथिक होती है, सबसे पहली एज होती है पैलियोलिथिक एज. ठीक है. इसके बाद आती है मीजोलिथिक. ठीक है. इसके बाद आती है नियोलिथिक.
ठीक है, इसके बाद आती है चाल्कोलिथिक, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक। इसके बाद शुरू होता है आपका एंशियंट एज, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में आने वाले 10-15 लेक्चर में 70% ऑफ द क्वेश्चन हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आते हैं। इज इट क्लियर? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आते हैं, हम और डिटेल में देखेंगे, बट आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हेलो, हाँ, समझ में आया कि क्या पढ़ने वाले हम? जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइमलाइन में कहां पे लाई करता है? टाइमलाइन में एयर वाइज भी आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडर्न पार्ट में हम ये पढ़ेंगे। इसके अलावा एमपीपीएससी के सिलेबस में ये भी है, ये भी है, लेकिन ये चारों जो एजेस आती हैं ये बहुत ही हल्के लेवल पे आपको पढ़नी है। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़नी है, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री काफी अच्छे से पढ़नी है। ये एजेस आपको बहुत हल्के में पढ़नी है और ये एजेस आपके सिलेबस में नहीं है। क्या यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर हैं? स्लाइड्स नॉट विजिबल? क्या अभी ये विजिबल है? स्लाइड्स विजिबल है अब? यार ये क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है? ब्लर है यार, अब ब्लर का क्या किया जाएगा? एक मिनट रुको, मैं सेटिंग्स देख लेता हूं। और एक मिनट रुकना। अब क्लियर है? ये थोड़ी और बेटर हो गई है क्या? क्या अब ये क्लियर है और थोड़ी और बेटर हो गई है? कमेंट सेक्शन में बताइए। ग्रेट, ठीक है, आज मैनेज कर लो, कल मैं टेक्निकल टीम से और बेटर करवा लूंगा इसको। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है वो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि किस एज को कब कहां क्या कैसे होता है। तो हम चलते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है प्री हिस्ट्री और एक होती है हिस्ट्री। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका प्री हिस्ट्री है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट आपका हिस्ट्री आएगा, यानी ताजा ताजा हिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में समझ में आया। मैं आपको थोड़ा सा और बेटर बता देता हूं कि क्या कैसा रहता है। पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो वो 2-2.5 लाख साल, 2.5 लाख से लेके, एक काम करो ऐसा लिखो, ये नोट्स बना रहे हो ना आप लोग, ऐसा लिखो, इसको और डिवाइड कर देते हैं आपके लिए।
एक होती है लोअर पैलियोलिथिक एज, एक होती है मिडिल पैलियोलिथिक एज, और एक होती है अपर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज सबसे पुरानी होती है, 3 लाख से 1 लाख साल पुरानी। मिडिल में 1 लाख साल से आप कह सकते हो करीब 40,000 साल पुरानी होती है ये, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और ये होती है 40,000 साल से लेके 10,000 साल तक, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इज इट क्लियर? ये आपकी पैलियोलिथिक एज का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। मीजोलिथिक एज की बात आती है तो ये 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक रहते हैं, ठीक है। और नियोलिथिक की बात आती है तो ये 4,000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक रहता है, जो एज होती है वो नियोलिथिक है। चाल्कोलिथिक और एंशियंट ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करती है, कहीं ना कहीं ओवरलैप करती है। अगर मैं एंशियंट चाल्कोलिथिक की भी बात करूं तो ये 2500 से लेके करीब 2000 साल बीसी तक चाल्कोलिथिक एज थी। एंशियंट की बात करूं तो ये 2500 से लेके, ये 1500 करो इसको, पता 1500 बीसी से लेके 1500 बीसी से लेके 900 एडी तक एंशियंट पीरियड माना जाता है। 900 एडी से लेके 1757 एडी तक, या 1700 एडी तक मानो, 1707 एडी तक आपका मेडिवल हिस्ट्री मानी जाती है। और 1707 के बाद से अभी तक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री मानी जाती है। इज इट क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर कि नहीं, कि कहां पे क्या होता है, इन एजेस में क्या क्या बदलाव आए वो हम देखेंगे जब हम एंशिएंट हिस्ट्री मेडिवल पढ़ेंगे। बट अभी आपको मॉडर्न का टाइमलाइन पता चला कि 1707 के बाद शुरू होगी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बट ऐसा क्या था 1707 में जो मॉडर्न हिस्ट्री को हम 1707 बोलते हैं? क्या कोई बता सकता है कि 1707 में ऐसा क्या हुआ था कि मेडिवल इंडिया अलग होके एक मॉडर्न फेज की तरफ बढ़ने लगा था, एक मॉडर्न फेज की तरफ बढ़ने लगा था? ऐसा क्या हुआ था जो 1707 में जो इंडिया मॉडर्न फेज की तरफ बढ़ने लगा था? अभी तक किसी को कोई दिक्कत, टाइमलाइन में किसी को कोई दिक्कत? मुझे सबका नो चाहिए तो मुझे आपका टेंशन भी पता चलेगा। कमिंग ऑफ यूरोपियंस, नहीं, यूरोपियन पहले आ गए थे, यूरोपियंस तो पहले आ गए थे। डेथ ऑफ औरंगजेब, वेरी गुड। औरंगजेब की डेथ ने मुगल अंपायर को शैटर कर दिया था और अब मुगल अंपायर टूटने लगा था, और जो यूरोपियंस आए थे वो इंडिया में पेनिट्रेट करने लगे थे। और यहां से शुरुआत होती है एक मॉडर्न एरा की, जिसने इंडिया को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। 1526 में जब बाबर आया था, बाबर के बाद से 1707 तक मुगल एम्पायर ने इंडिया को इतनी सारी चीजें दी, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आप बोल सकते हो क्रिएटिविटी, लग्जरी, एक रहने सहने का तरीका, बहुत कुछ सिखाया। लेकिन 1707 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये सारी चीजें पीछे छूटने लगी और वेस्टर्न कल्चर इंडिया में पेनिट्रेट करने लगा, और ये थी औरंगजेब की डेथ। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद ऐसा क्या हुआ था कि पूरा इंडिया बदलने लगा था? 1707 में औरंगजेब एक पावरफुल रूलर हुआ करता था 1707 के पहले तक, लेकिन 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद जो अलग अलग एरियाज थे उनके इंडिविजुअल पावरफुल रूलर्स इमर्ज होने लगे थे। औरंगजेब वाज द लास्ट रूलर जिसने पूरे इंडिया को एक धागे में पिरो के रखा था, और औरंगजेब की डेथ ने इनके नोबिलिटीज को मौका दे दिया कि ये अलग अलग जगहों पे जाके अपनी रियासतें रजिस्टर करवा सके, रजिस्टर क्या करवा सके, अपनी रियासतें बना सके और वहां पे राज कर सके। और ये शुरुआत थी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। समझ में आया? क्या यहां तक क्लियर है? कंसोलिडेशन नहीं हुआ था साक्षी, कंसोलिडेशन 1800 सेंचुरी में हुआ, 1799 में मैसूर के मर्जर के बाद हुआ है। क्या यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है? क्या सबको यहां तक सारी चीजें क्लियर है? मुझे सबका नो चाहिए एक बात में, सॉरी यस चाहिए एक बार में। क्या किसी को डाउट है? नो, ठीक है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि हम इतनी सी हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इतनी सी हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, और आपके सिलेबस में सिर्फ इतनी सी हिस्ट्री है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री, एक्चुअल हिस्ट्री को देखो, प्री हिस्ट्री को देखो, अलग अलग फेजेस को देखो, अलग अलग एजेस को देखो, आइस एज को देखो, स्टोन एज को देखो,
तो ये हिस्ट्री कहीं भी नहीं लगती। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की तरफ। अब मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आपको एक माइंड मैप देने वाला हूं, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ मैं माइंड मैप दे रहा हूं कि कैसे टाइमलाइन आगे बढ़ी और क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। एंशिएंट, मॉडर्न, मिडीवल सिलेबस, चलो सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। औरंगजेब की डेथ होती है, कल से आपको स्लाइड्स बनी हुई मिल जाएंगी यार। औरंगजेब की डेथ इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रूलर्स दे देती है। इंडिया को या मुगल एम्पायर जो था वो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाता है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन छोटे छोटे पार्ट्स में लोकल लीडर्स उभर के आते हैं। मैं रटवा दूंगा जो आपको रटना है, पहले समझ लो। लोकल लीडर्स उभरने लगते हैं। इन लोकल लीडर्स, ये लोकल लीडर्स लोकल एरिया में अपना दबदबा बनाने लगते हैं, दबदबा बनाने लगते हैं। और दबदबा बनाने के बाद ये क्या करते हैं, एस्टेट एस्टैब्लिश कर लेते हैं। यानी बंगाल, मराठा, मैसूर, ऐसी स्टेट एस्टैब्लिश हो जाती हैं, ऐसी स्टेट एस्टैब्लिश हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें यह चीज समझ में आई कि टुकड़ों में बट रहे हैं और इसलिए बोलते हैं यूनिटी में शक्ति होती है। जैसे ये अलग हुए, ये आपस में लड़ रहे हैं। ब्रिटिशर्स अभी तक इंडिया आ चुके हैं, ब्रिटिशर्स क्या, पोर्चुगीज, फ्रेंच, सबको इंडिया आ चुके हैं और उनको एक मौका दिख रहा है, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको एज अ मार्केट यूज करें। इसके बाद क्या होता है, ध्यान से समझना। ब्रिटिशर्स मौका देखते हैं कि यार हम, जैसे बंगाल है तो बंगाल को कैसे हरा सकते हैं, मराठा की हेल्प लो, अवध की हेल्प लो और बंगाल को हरा दो, क्योंकि ये लोग इनके दुश्मन हैं, ये लोग तो आपस में कॉम्पिटिटर हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कुछ बड़ी जगहों को कैप्चर करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले आता है उसमें बंगाल, ठीक है, फिर आता है आपका मराठा, ठीक है, फिर मैसूर, ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका कर्नाटक वॉर्स, यानी आपका जो तमिलनाडु वाला एरिया है, कर्नाटक वॉर्स, ठीक है, और फिर स्मॉल स्टेट्स, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स इंडिया में घुस रहे हैं, इंडिया में घुसना है तो हराना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बंगाल को हराते हैं। यहां पर बहुत सारी वॉर्स होती हैं, ठीक है। आपने बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी सुना होगा, वो हम इस एरिया में पढ़ेंगे। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। फिर मराठा वॉर होती है। मराठा वॉर में आपने शिवाजी, संभाजी, इन लोगों का नाम सुना होगा, पेशवा बाजीराव का नाम सुना होगा, रघुनाथ राव का नाम सुना होगा, सागौली ट्रीटी के बारे में, सागौली बोल रहा हूं, आपकी क्या बोलते हैं, सिंधुदुर्ग हो गया, ठीक है। या फिर आपने जो शिवाजी महाराज के किलों के बारे में सुना है, वो मराठा और ब्रिटिशर्स में जब लड़ाई हुई, कौन कौन सी वॉर हुई, कौन कौन सी वॉर जीता, ये हमें पढ़ना है। थर्ड लेवल पे हमें मैसूर में ब्रिटिशर्स ने कैसे अपना दबदबा बनाया, यहां पे दो लोग थे, हैदर अली के बारे में पढ़ना है हमें और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। उसके बाद जो पौंडीचेरी और तमिलनाडु वाला एरिया है, वहां पर ब्रिटिशर्स ने कैसे कब्जा किया, ठीक है। वहां पर फ्रेंच आर्मी, आपको पता है पौंडीचेरी फ्रेंच थी, तो वहां पर इंडिया का कोई नहीं था, ये सब तो इंडियन थे। लेकिन कर्नाटक वॉर्स में उनकी लड़ाई इंडियंस के साथ नहीं थी, फ्रेंच पीपल के साथ थी, क्योंकि फ्रेंच थे पौंडीचेरी में। तो कर्नाटक वॉर में हमें एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद छोटे स्टेट जैसे अवध हो गया, अवध पे कैसे कैप्चर किया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। उसके बाद पंजाब हो गया, यानी रंजीत सिंह को कैसे इन्होंने मनाया, ठीक है। उसके बाद आपके लखनऊ वाले एरिया हो गए, ठीक है। समझ में आया। तो ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इंडिया पे कब्जा करना चालू कर रहे थे। ये कब की बात है, ये फेज है 1707 से लेके 1800 तक का। 1707 से लेके 1800 तक ये फर्स्ट फेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, जहां पे हमें यह पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स घुस कैसे रहे हैं। इनके घुसते समय हमें यह पढ़ना है, इन्होंने अलग अलग छोटे छोटे जो फैक्शंस थे उनको हराया कैसे। क्या ये चीजें क्लियर हुई? सिलेबस का पहला पार्ट समझ में आया?
अब बात आती है 1800 से लेके 1857 तक की। अब ब्रिटिशर्स ने कब्जा पा लिया है 1800 में, 1799 में लास्ट वॉर थी। अब ये क्या करेंगे, 1800 से 1857 तक बफर एरिया को कवर करेंगे। तो हमें एंग्लो राइवलरी पढ़नी है किसके साथ, भूटान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, म्यांमार के साथ और नेपाल के साथ, कि इन्होंने इंडिया पे कब्जा करने के बाद इन जगहों पे कब्जा कैसे किया। अब इन्होंने कब्जा तो कर लिया था, ये रूल भी करना चालू कर गए थे, लेकिन एक इंडिया जो कि कल्चरली साउंड नेशन है, वहां पे एक वेस्टर्न अथॉरिटी आती है और इन पे दबदबा बनाने लगती है। तो क्या ये लोग सहेंगे ये चीज, क्या इंडियंस वेस्टर्न कल्चर को सहेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना, क्या ये वेस्टर्न कल्चर को सहेंगे, एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो। तो क्या होगा, अगर सहेंगे नहीं तो क्या होगा, अगर सहेंगे नहीं तो क्या होगा, रिवोल्ट होगा, प्रोटेस्ट होगा। इसमें कुछ दिमाग लगाना है क्या, तो आपके रिवोल्ट होने लगते हैं। कुछ सोशल कारणों की वजह से होते हैं, कुछ कल्चरल कारणों की वजह से होते हैं, कुछ रिलीजन के कारण होते हैं, ठीक है, कुछ ट्राइबल्स करते हैं कि ट्राइबल्स की धरती पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना कब्जा करने लगे थे, तो ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो अब हमें 18 से 1857 तक कुछ रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ना रहता है, कुछ रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है, जिसको आपने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। रिवोल्ट होता था, उसके बाद चेंजेस आ जाते थे तो उसको रिफॉर्म बोलने लगे थे। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स है आपके सिलेबस में, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स है आपके सिलेबस में, बिल्कुल है। तो छोटे छोटे बहुत सारे रिवोल्ट्स पैदा होने लगी थी, प्लस कुछ ब्रिटिश पॉलिसीज भी इंडिया में आने लगी थी, कुछ ब्रिटिश पॉलिसीज इंडिया में आने लगी थी। एक सेकेंड यार भाई, ये काम बहुत जरूरी चल रहा है। एक सेकेंड रुक जाना भाई, डाउट्स आउट्स हो तो पूछ लो। एक सेकेंड रुक जाइए भाई, अच्छे खासे फ्लो टूट जाता है क्यों। आप लोगों को डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो, बोलो। अरे वो वहां पे भी जाना है, आशीष के यहाँ, आशीष के यहाँ जाके बनवाओ ना। अरे पागल है क्या, आशीष की अपनी गाड़ी खड़ी है, उसकी भी चाबी नहीं है। लेके जा लेके जा लेके जा, कुछ छोड़ना वोड़ना नहीं है किसी को। बनाओ, दोनों के मिला के 400 दे देना, मैं भेज दूंगा तुझे, ठीक है भाई। आपने समझ लिया, मैं 500 रुपये डाल दे रहा हूँ भाई।
चलिए, तो अब रिवोल्ट चालू हो जाते हैं। ये रिवोल्ट कैसे हैं? ये रिवोल्ट कैसे हैं? छोटे छोटे लेवल पे हैं, लोकल लेवल पे ये रिवोल्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आप समझिए, ट्राइबल अपना रिवोल्ट कर रहा है, सोशल पर्सपेक्टिव से जो ब्राह्मण्स है वो अपना रिवोल्ट कर रहे हैं, लोअर कास्ट अपना रिवोल्ट कर रही है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अपने रिवोल्ट चल रहे हैं। तो रिवोल्ट छोटे लेवल पे होते हैं, और जब ये रिवोल्ट एक साथ बड़े हो जाते हैं तो ये 1857 का बड़ा रिवोल्ट लेके आते हैं। 1857 का बड़ा रिवोल्ट लेके आते हैं। तो 1857 में होता है बड़ा सा रिवोल्ट एक, ठीक है। ये रिवोल्ट कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, इंडिया को आजादी दिलाने के लिए तो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होता है, बट ये इंपैक्टफुल होता है। ऑलवेज रिमेंबर, सक्सेसफुल और इंपैक्टफुल में फर्क क्या होता है? ऑल दो आप सक्सेसफुल नहीं हो, बट कभी कभी आप इंपैक्टफुल हो सकते हो सक्सेसफुल ना हो के भी। 1857 का रिवोल्ट वैसा ही होता है, ब्रिटिशर्स दबा देते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, ध्यान से समझना। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट को चला जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चला जाता है। और इसके बाद इंडिया से रिलेटेड पॉलिसीज बेटर होने लगती हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। सिमिलरली इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1891 भी आता है, 1891 भी आता है, ठीक है। ये पॉलिसीज बेसिकली इंडिया का पार्ट, इंडिया के, अब देखो क्या है ना, ब्रिटिशर्स घबरा गए, तो अब एक इंपैक्ट, आप मानो या ना मानो, 1857 के रिवोल्ट के पहले ब्रिटिशर्स इंडिया को नीचे लेके जा रहे थे, दबा रहे थे। इसके बाद हमारा ऊपर चढ़ना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो असेंबली बनती है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई है तो एक पार्लियामेंट आ जाती है, पार्लियामेंट आ जाती है तो उसमें ब्रिटिशर्स या फिर ऑफिशियल्स रहते हैं। जो ब्रिटिशर्स इंडिया में काम करते हैं उनको ऑफिशियल्स बोला जाता है। तो इन पार्लियामेंट यानी लॉ मेकिंग बॉडी में या बजट के लिए ये ऑफिशियल डिस्कस करते हैं। लेकिन अब ये ग्रोथ चालू हो रही है। 1861 में कुछ नहीं होता है, 1891 में हमें वोट करने का अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन बजट डिस्कस यानी इंडियंस को बजट डिस्कस करने का अधिकार मिल जाता है। और धीरे धीरे अब ये ग्रोथ चालू हो जाती है, धीरे धीरे अब ये ग्रोथ होना चालू हो जाती है। इसी के बीच में ये फेज चलता है 1885 तक। 1885 तक, 1857 से 1885 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के बेटरमेंट के लिए काफी सारी चीजें करती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी दो अलग चीजें थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट बॉडी थी जो एक बेसिकली इंडिया का यूज करना चाहती थी, यहाँ की रिसोर्सेज लेके बेच दे, ठीक है। इंडियंस पनप रहे नहीं पनप रहे कोई मतलब नहीं, आप ध्यान से फीलिंग समझो। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ बिजनेस एंटिटी। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि ब्रिटेन राज करे इंडिया पे, लेकिन इंडिया को कभी भी वो खराब नहीं करना चाहती थी। आप समझ रहे हो कि इंडिया को ये कर दें, इनको तो मरने दो, सड़ने दो, समझ रहे हो आप? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से रूल कर रहे थे, सिर्फ वही करते थे कि जूता मार दिया, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। ब्रिटिश गवर्नमेंट का था कि हम इंडिया पे राज करते हैं, इंडिया अच्छे से चलेगा तो लोग ताली बजाएंगे ना कि यार क्या बढ़िया राज कर रहे हो। और यही ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा चाहती थी। तो हमारे यहाँ बहुत चीजों के डेवलपमेंट होना चालू हो गए, इंडिया का पार्टिसिपेशन चालू हो गया। इंडिया में जो दम आई है ना इंडिपेंडेंस की, कहीं ना कहीं अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करती ना कुछ चीजें करने के लिए, तो इंडिया को ये, इंडियंस को ये भी नहीं पता होता कि बजट क्या होता है और बजट का डिस्कशन क्या होता है, या हम उस पर वोट कर सकते हैं या हम अपनी खुद की सरकार बना सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का इतना बुरा नहीं किया जितना ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है। हाँ, बुरा तो सब थे, राज करना कौन सी अच्छी चीज है, लेकिन वो जो स्लेवरी वाला फैक्टर है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी में था। लेकिन 1885 में कुछ ऐसा होता है जो इंडिया की इंडिपेंडेंस को, पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को प्रमोट कर रही थी, अब इंडिया में से ही एक ऐसी बॉडी बनने वाली थी जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन था जिसका, उसमें थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। 1885 से 1905 तक जो सीनियर लीडरशिप थी, यानी ये लोग मॉडरेट्स बोले जाते थे। मॉडरेट्स मतलब मॉडरेट एटीट्यूड था इनका, एक्सट्रीमिस्ट नहीं था, लड़ाई झगड़ा दंगे से इंडिया को आजादी नहीं दिलानी थी। और इनका ऑब्जेक्टिव तो कभी इंडिया को आजादी दिलाना ही नहीं था। इनका ऐसा था कि आप ब्रिटिशर्स हम पे राज करेंगे,
लेकिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम अपना चले चालू करेंगे, हमारा देश हम चलाएंगे। ठीक है, भले ही आप हम पे राज कर रहे हो, लेकिन हमारा देश हम चलाएंगे। इस चीज को क्या बोलते थे? इस चीज को क्या बोला गया था, ये बताइए। इस चीज को क्या बोलते थे? डोमिनियन स्टेटस। तो इनका ऑब्जेक्टिव था डोमिनियन स्टेटस का। डोमिनियन स्टेटस का, डोमिनियन स्टेटस का मतलब है आजादी नहीं चाहिए, हमें हमारे हिसाब से रहने दो, भले तुम हम पे राज कर लो, लेकिन हम अपने हिसाब से रहेंगे, हमारे रूल्स हम खुद बनाएंगे। ये फर्क समझो, ये फर्क नहीं समझ पाते बहुत बच्चे, और उनको लगता है शुरू से आजादी की लड़ाई थी। आजादी की लड़ाई तो 1930 से चालू हुई है, आजादी का तो मतलब ही नहीं पता था 1930 के पहले, समझ रहे हो? तो डोमिनियन स्टेटस की लड़ाई होती थी। और पैतरे क्या रहते थे? पैतरे रहते थे अखबार में निकालना, भाषण देना, समझ रहे हो? लड़ाई झगड़ा नहीं रहता था। और इसमें जो मेन पर्सनालिटी थी, दादा भाई नारोजी, ठीक है, बहरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब लोग मॉडरेट्स थे। लेकिन 1905 के बाद 1907 में क्या होने लगा? 1900 देखो 85 में बने, उनकी एक आइडियोलॉजी थी, एक सोचने का तरीका था, लेकिन कुछ यंग माइंड्स भी 1890 से ज्वाइन कर लिया था, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा टाइप के लोग। और टाइप के लोग क्या, यही थे। तो अब क्या होता है 1900 क्या बोलते हैं 1890 1900 में ये लोगों का मूवमेंट थोड़ा बढ़ने लगता है। यानी जो लोग बोलते हैं कि यार बात करने से कुछ नहीं होगा, अटैक करो, मारो पीटो काटो और इनको अलग करो, इनको बोलते थे एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन 1905 तक मॉडरेट्स ने ही रूल किया था। और 1905 के बाद 1907 में होता है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट, SPLIT स्प्लिट होता है, सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट क्या करता है? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को अलग अलग कर देता है। मॉडरेट्स इतने वीक होते हैं, बूढ़े हो चुके होते हैं कि वो या तो जेल में चले जाते हैं या तो एग्जिट हो जाते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। तो 1907 से 1914 तक का पीरियड, ठीक है, ये ना मॉडरेट्स है ना एक्सट्रीमिस्ट है। यहां पे आते हैं रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज यानी वो इंडियंस, जैसे कोई यूएस में है, यूके में है, इंडियंस है और इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और ब्रिटिशर्स को तोड़ना चाहते हैं। तो ये बाहर से गन्स की सप्लाई करते हैं, एम्यूनेशन की सप्लाई करते हैं। अभी कोई भी एक लीडरशिप नहीं है। जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, वो 1907 के बाद बिखर चुकी है। कोई जेल में है, कोई मर गया है, कोई रिटायर हो चुका है। तो जो लोकल लीडर्स होते हैं ना, इंटरनेशनल, लोकल मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, सब हाथ पैर मारते रहते हैं। इनमें इसको बोलते हैं फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। इसमें बहुत सारे कोमगाता मारू इंसिडेंट और बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। 1914 में तिलक जो होते हैं, बाल गंगाधर तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक रिलीज होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट के साथ मिलके होम रूल लीग बनाते हैं। होम रूल लीग बनाते हैं, ठीक है। तो अब फिर हमें होम रूल लीग के बारे में बात करनी है। 1914 में वो होम रूल लीग बना ही रहते हैं कि 1915 में गांधी जी की एंट्री इंडिया में वापस हो जाती है। गांधी जी की एंट्री इंडिया में वापस हो जाती है और ये अपना सत्याग्रह का पार्ट लेके इंडिया को आगे लेने के जाने की कोशिश करते हैं। अब गांधी जी की फिलॉसफी और ये रेवोल्यूशनरीज और एक्सट्रीमिस्ट की फिलॉसफी क्या कहीं मिलेगी? क्या कहीं मिलेगी? रेवोल्यूशनरीज और एक्सट्रीमिस्ट की तो एक ही फिलॉसफी थी। क्या गांधी जी की फिलॉसफी इनसे मिलेगी? क्या गांधी जी की फिलॉसफी इनसे मिलेगी? नहीं। गांधी जी तो बोलते हैं सॉफ्ट, मतलब बोलते हैं ना कि हल्के हार्ट वाले थे। तो अब क्या होता है, गांधी जी और एक्सट्रीमिस्ट में वाद विवाद शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए इस फेज में एंट्री होती है कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने बेसिकली गांधी जी और एक्सट्रीमिस्ट वाली फिलॉसफीज को एक रखा। और इनमें थे मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू, आप और भी ले लो, मोतीलाल नेहरू तो पहले से भी थे, CR दास, ठीक है, MN रॉय, इन लोगों की एंट्री होती है। और अब क्या होता है, 1919 तक, 1915 से 1919 तक हल्का फुल्का चीजें चलती रहती हैं।
लेकिन 1919 में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच निकाली जाती है कि हम अंग्रेजों को बाहर फेंकेंगे, ठीक है। मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और सब लोग मिलके निकालते हैं, ठीक है। यह अप्रोच का नाम क्या था? इस अप्रोच का नाम क्या था? 1919 में कौन सी अप्रोच आती है? तो 1919 में पहले होता है जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग कांड, ठीक है। और इसी के रिस्पॉन्स में एक चालू होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919 से 1922 तक चलता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल हो जाता है, यानी गांधी जी वापस ले लेते हैं, और इसके चलते ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियंस पे हावी होने लगते हैं और इंडियंस जेल में बंद होने लगते हैं। पहले केस में जब जेल में बंद हुए थे इंडियंस या रेवोल्यूशनरीज, तो क्या आए थे? एक्सट्रीम, मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे रेवोल्यूशनरी फेज चालू हो गया था। फिर से अगर ब्रिटिशर्स इंडियंस को जेल में डालते हैं और सीनियर लीडरशिप नहीं बचती है, तो इंडिविजुअल लेवल पे आतंकवाद या फिर रेवोल्यूशनरिज्म चालू होगा कि नहीं होगा? अब लीडरशिप नहीं है, आजादी की लड़ाई का खून तो लगा दिया आपने मुंह में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, तो लोग अपने लेवल पे कुछ कुछ करेंगे। तो इसको बोला जाता है सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरिज्म, सेकेंड फेज, ठीक है। मिलिटेंसी भी बोलते हैं इसको, मिलिटेंसी या रेवोल्यूशनरी। और इसमें सबसे बड़े नाम आने लगते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बाय चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बाय भगत सिंह, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। और जो बड़े नाम थे अशफाकुल्ला खान, ठीक है, ये सारे नाम जो थे, या बॉम्ब अटैक होते हैं, ये रेवोल्यूशनरी अटैक होते हैं, ये किसी कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे। कांग्रेस तो पॉलिटिकल अप्रोच लेता था कि हमें अंदर घुसने दो, हमें पॉलिटिक्स में घुसने दो, हमें भी राज करने दो, हमें भी चीफ मिनिस्टर बनना है। पहले तो ऑफिशियल्स रहते थे, तो जो अलग अलग एरिया में राज करने वाले, जो छोटे छोटे प्रोविंशियल एरियाज में राज करते थे, वो ऑफिशियल्स थे या वही लॉ बनाते थे। इनका था कि हमें पॉलिटिक्स में घुसना है। इंडिविजुअल रेवोल्यूशनरीज तो ऐसे थे मारो काटो अलग करो, ठीक है। तो ये फेज चलता है 1930 तक, ठीक है। 1930 में क्या होता है? 1930 में बेसिकली चीजें थोड़ी सी बदलने लगती हैं, ठीक है। 1930 में आता है, 1927 में आता है साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे 1935 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। लेकिन इसके बीच में क्या होता है, साइमन कमीशन के आने के बाद लोग और ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, और अभी तक कांग्रेस के लीडर भी रिलीज हो चुके होते हैं, प्लस ये लोग जो है ये लोग भी एक्टिव है। तो इसके बाद 1932 से लेके 1933 तक होता है। सर रुको, आप और डिटेल में कर लो, अरविंद पैक्ट से करो। 1929 से लेके 1931 तक होती है आपकी कुछ मीटिंग्स। क्या होता है, अब ये लोग भी रिलीज हो गए, ये लोग भी रिलीज हो गए, ठीक है। तो पहले चालू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू होता है तो अंग्रेजों को लगता है यार इनको रोक देना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन्हें बहुत खर्चा कराया था। तो अंग्रेज इनको बात करने के लिए बुलाते हैं। उस बात करने की प्रोसेस को बोला जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। ऐसी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू रहता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बेसिकली ये समझ, अच्छा ये वाला जो फेज है ना 1919, या ये वाला जो फेज है 1915 से लेके 1919, यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी होता रहता है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स वहां पर भी बिजी रहते हैं और यहां पर भी कोई बड़ी चीज नहीं हो पाती है, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होता है, 1936 के बाद से इंडियन पॉलिटिक्स अल्ट्रा एक्टिव हो जाती है। और अब ये 1929 में, पहले तो 1929 लिख लो, 1929 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू होने वाला होता है उसके जस्ट पहले
पहले डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे ना, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगने लगती है इंडियंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगने लगते हैं इंडियन। अब इनको ऐसा नहीं चाहिए कि हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे, आप हम पे राज कर लो, कंप्लीट इंडियंस मांगने लगते हैं। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और ये चीजें अब बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इंडियन पॉलिटिशियंस को पैसा देने लगते हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स होने लगते हैं। और फिर आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। एक सेकंड पानी पी लो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद छोटे छोटे केसेस होते हैं, फिर आपको 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो जाता है, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो जाता है। फिर बहुत सारे कैबिनेट मिशन आता है, लेन लेट गो प्लान आता है, हम सब कुछ देखेंगे, और 1947 में हमें आजादी मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सेकेंड फेज चालू होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, इसमें आता है पहले जवाहरलाल नेहरू के एज में क्या क्या हुआ, इंदिरा गांधी के टेन्योर में क्या हुआ, ठीक है, पीवी राजीव गांधी के टेन्योर में क्या हुआ, पीवी नरसिम्हा राव के टेन्योर में क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर में क्या हुआ, कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, हमारे रिलेशंस कैसे बने, कोई पॉलिसी अपनाई हमने, बांग्लादेश वॉर कब हुआ, पाकिस्तान वॉर कब हुआ, ठीक है, बीच में ये वो भी आएंगे, मोदी क्या बोलते हैं, नाम भूल गया मैं, मोरारजी देसाई, ठीक है। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हिस्ट्री होती है। तो क्या आपको इंडियन हिस्ट्री क्लियरली समझ में आई? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो चीज समझ में आए कि नहीं आई, ये बताओ अब क्लियरली, ठीक है। तो कहां से चालू करेंगे हम? वॉर से चालू करेंगे। वॉर से चालू करने के बाद हम इंडिया में जो वॉर हुई, बाहर जो वॉर हुई, सोशो रिलीजियस रिवोल्ट क्या हुए, ठीक है। उसके बाद आपका 1857 का रिवोल्ट क्या था, कांग्रेस कैसे बनी, कांग्रेस में मॉडर्न जो मॉडरेट थे उन्होंने कैसे डील किया, एक्सट्रीमिस्ट ने कैसे डील किया, अलग अलग जो एक्ट थे, जो कॉन्सुलेशन ब्रिटिशर्स हमें देते थे, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1990, 1935, 1947, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब क्या होते थे, ब्रिटिशर्स रूल लाते थे इंडियंस के लिए, उनको हमें पढ़ना है। और बाकी चीजें सिलेबस तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो मैं 1 मिनट रुकूंगा, आप पूछ लीजिए। अच्छा, मेंस और प्री दोनों का सिलेबस इसमें कवर्ड है, मेंस और प्री दोनों का सिलेबस इसमें कवर्ड है। मेंस का सिलेबस भी मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं। पीजेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट, तो यहां पे आ जाएगा, पीजेंट्स मूवमेंट भी रहेगा यहां। सबसे पहला टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, पीजेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट, ठीक है ये। इसके बाद द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब 1857 की वॉर, ठीक है। इंडियन रेनाइसेंस यानी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड इट लीडर्स, तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट मतलब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसके लीडर्स मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। इसके बाद इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, ये तो आपका अलग पार्ट हो जाएगा। इसके बाद आएगा इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन सोसाइटी, तो ये पूरा पार्ट आपका ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट है यहां तक, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपका आएगा सारे लोग, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होगी, बहुत डेप्थ में हमने सिलेबस समझ लिया है, ठीक है। अरे कुछ तो पूछ लो भाई, कोई तो डाउट पूछो। सुबह वाली क्लास कैसी थी आपकी वैसे? ग्रेट। पोस्ट इंडिपेंडेंस कवर होगा ना?
ग्रेट। हाँ, जब आप एंशियंट पढ़ोगे ना, एंशियंट में बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। जो पैलियोलिथिक, नियोलिथिक एज होती है, ये सब हम एंशियंट में ही पढ़ेंगे। हम डायरेक्टली यहां से चालू करेंगे। हम डायरेक्टली बंगाल की लड़ाई से या 1707 से हम चालू करेंगे। तो थोड़ा सा लिखना चाहोगे क्या? वैसे क्लास तो हो चुकी है। पहली क्लास में मुझे इंट्रोड्यूस ही करना था आपको, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बने कि भाई करना क्या है, हिस्ट्री क्या होती है, क्या पढ़ना है, क्या सर कवर कराएंगे। आपको कोई ऐसी चीज लग रही है जो हम छोड़ रहे हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे छोटी छोटी चीजें मैंने मेंशन नहीं करी, लेकिन वो सब हम पढ़ाएंगे। 1805 में ऐसा क्या होता है कि 1807 में लड़ाई होने लगती है? याद रखना, यहाँ पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है। मतलब बंगाल को डिवाइड कर दिया जाता है 2 पार्ट्स में। छोटे छोटे समाज थे, रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं ना, सोशल रिफॉर्म्स में आपका आएगा जो राजा राम मोहन रॉय की थी आत्मीय सभा, ठीक है, ब्रह्मो समाज, सत्य शोधक समाज, सब कुछ कवर हो जाएगा आपका रिफॉर्म्स वाले पार्ट में। चलिए ठीक है, तो आई थिंक दैट आई एम डन फॉर द डे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं 1-2 मिनट वेट कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद नहीं तो कल से हम बंगाल चालू करेंगे। और बड़ी चीजें हैं ये मैं बता रहा हूं, कम से कम 30 से 35 घंटे लगेंगे इसको खत्म करने में, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 महीना लग जाएगा इसको खत्म करने में। बड़ा है और सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं, बहुत सवाल आते हैं। और कल से बनी हुई स्लाइड्स देने की कोशिश करूंगा मैं आपको, तो और जल्दी होंगी चीजें। चलो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। लेट अस मीट टुमारो। टुमारो क्या, आज रात को 8 बजे से आपका करंट अफेयर्स का लेक्चर है, वो अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गांधी जी के बारे में जितना हम पढ़ाएंगे ना, बस मोर देन इनफ है। जितना, बहुत सी तो पढ़नी पड़ेगी। 1915 से लेके 1947 तक, 1950 तक गांधी जी एक्टिव रहे हैं, तो हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी। इंडियन हिस्ट्री का बहुत सॉलिड पार्ट है महात्मा गांधी। सर ऐप पे होगा लेक्चर? हाँ हाँ, सब कुछ यहीं पे होगा भाई। जैसे ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं ना आपको, ऐसे ही आपका उसका करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। करंट अफेयर्स में ये याद रखना, 3 पार्ट होते हैं। एमपीजी के रटना है, कंसेप्चुअल यूज होती है वो समझनी है, और एक रट्टा वाली अलग से हम एक कॉलम बना के रखते हैं, तो वो अलग से करना है आपको। ठीक है भाई, मैं तो बोलूंगा रेगुलरली बना लो, क्योंकि रेगुलर नोट्स ना आपको करंट अफेयर रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एनीथिंग एल्स? अच्छा, आप लोगों ने, मतलब आप लोगों में से कितने लोगों ने हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पहले से पढ़ के रखा है, और कितने लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है? बताओ बताओ बताओ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की फीलिंग आ गई आपको पहले से? मतलब समझ में तो आया ना कि क्या पढ़ने वाले? जिन लोगों ने पढ़ा है ना, उनके लिए तो आसान हो गई। एक टाइमलाइन और ये माइंड मैप ना बिल्कुल याद रखो अपने दिमाग में कि क्या क्या पढ़ना है। थैंक यू सो मच मनु। चीजें ना, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अच्छा, व्हाइट नॉइज के बारे में पता है आप लोगों को? व्हाइट नॉइज के बारे में पता है आप लोगों को? क्या होता है व्हाइट नॉइज? क्या होता है व्हाइट नॉइज? देखो, कई बार ऐसा होता है ना, आप लोग पढ़ रहे हो, आसपास के लोग शोर कर रहे हैं, हल्ला हो रहा है, आप पढ़ना चाह रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप हेडफोन लगाते हो। और व्हाइट नॉइज होती है, ब्लैंक नॉइज भी बोलते हैं इसे। जब आप लगाते हो ना हेडफोन, तो ये आपके कान की फ्रीक्वेंसी को ना 2 लेवल ऊपर कर देती है। तो थोड़े देर में तो आपको इरिटेशन लगेगा, 2-5 मिनट,
फिर आपको ऐसा लगेगा कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बढ़ गई है। समझ रहे हो, आपके कान की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो आसपास की जो नॉइज है ना वो आपको सुनाई नहीं देगी, और आपको ऐसा लगेगा एक बस प्लेन चल रहा है। थोड़े समय बाद आप अडाप्ट कर लेते हो उसको। तो व्हाइट नॉइज होती है प्लेन नॉइज, वहां आईटी में बहुत लोग इसको यूज करते थे, क्योंकि हॉस्टल हॉस्टल में पढ़ना होता था भाई, अब खाली थोड़ी मिलेगा हॉस्टल कभी। तो इसी वजह से व्हाइट नॉइज काफी बेनिफिशियल चीज होती है। ठीक है, तो व्हाइट नॉइज यूज करके देखना। कई लोगों को इरिटेटिंग भी लगती है, बट मेरे लिए तो काम करती है, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं। अच्छा, एक कोई बढ़िया सा गाना बता दो यार मेरे लिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो ना, तो मेरा गिफ्ट यही होता है कि कुछ एक आध नया गाना जो आपको लगता है मैंने सुना नहीं होगा, कुछ अच्छा सा रिकमेंड कर दो भाई। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कुछ भी चलेगा। हिंदी करोगे तो बेहतर है, उर्दू करोगे तो और बेहतर है। एवरीबडी लॉस्ट समबडी बाय द ब्लीचर्स। भाई यार ये तो नहीं सुना यार, ये सुन लेंगे, आज यही गाना सुन लिया जाए। आई एम इन वेकेशन एवरी सिंगल डे, आई लव माई ऑक्यूपेशन, गजब का है दिन। अच्छा, उस वो वाला सनम अनम ने गाया है ना ये तो, तुम हो अकेले हम भी अकेले मजा। हाँ ये मैंने सुना है, हिंदी तो सुनी है मैंने। लोफी सॉन्ग्स यार, पिया देखो ना बाय कविश। कविश अच्छा गाता है यार, कविश पहचान म्यूजिक से ही आगे आया है ना, कविश भी बढ़िया है। अरे बाकी लोग या तो बात कर लो या तो चले जाओ। वाह, वाह प्रांजलि वाह। एक दिन मैं गाऊंगा, जरूर गाऊंगा। आलस के पेड़ तो भाई लोकल ट्रेन को, व्हेन आई वाज इन कॉलेज ना 2017 में, तो लोकल ट्रेन आया था वहां पर मुंबई के कॉलेज एसपी जैन है वहां पर आया था लोकल ट्रेन। तब लोकल ट्रेन वाज लाइक ए, अच्छा लोकल ट्रेन नहीं जाना, कौन सा बैंड आ रहा है, अच्छा भाई। उसके बाद लोकल ट्रेन ने, हाँ तो आप गाओ ना रेनू वर्मा, बिल्कुल गाओ, आपके पास एक ऑप्शन है रेज हैंड का, मैं अलाउ कर दूंगा, आप गाओ, पूरी क्लास सुने की कोई दिक्कत ही नहीं है। सुनो तो हम लोग गए, और सब लोग काफी उस मूड में थे, अरे ये क्या सुनाएंगे हमें गाने, ठीक है। और उनका एक जो सिंगर है ना बड़े बाल वाला, अभिषेक नाम है, क्या है उसका रियल नेम, तो अभिषेक है। अरे हम तो गा ही देंगे, कभी भी गा देंगे, बिफोर सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन। सुनो तो ही वॉज, मतलब वो बाहर घूम रहा था, और मतलब लोग वॉज, मतलब लोग ऐसे थे कि अरे ये यही है ड्रमर है इनका, उनका ड्रमर था वो, हाँ एग्जैक्टली। तो हम गए ऐसे ही, लोकल ट्रेन है क्या करेगा। उनने दो गाने गाए थे बस, पता, उनके पास इससे ज्यादा टाइम स्लॉट ही नहीं था। उनने दो गाने गाए थे, पता कौन से दो गाने गाए थे, एक दिल मेरे गाया था उन्होंने, दिल मेरे तू है, क्या एक बंजारा इस तरीके का गाया था, और दूसरा उन्होंने गाया था आओगे तुम कभी मेरी जान कह रही। भाई मतलब मैंने इतने कॉन्सर्ट्स अटेंड किए होंगे, मतलब बड़े से बड़े लोगों को, के का अटेंड किया है, अमित त्रिवेदी का किया है, बहुत बढ़िया थे। बट जो लोकल ट्रेन ने माहौल, मतलब एक यूथ को नचा दिया था उन्होंने, ब्रिलियंट यार ब्रिलियंट। मतलब अगर कभी मौका मिले ना, लोकल ट्रेन का कॉन्सर्ट जरूर अटेंड करके देखना। और सोचो किस्मत कैसी थी, हमारे पैसे वैसे भी नहीं लगने थे, जुगाड़ था। वहां के लोग हमारे, हम मतलब हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी में होते थे, हम बाकी जो मतलब जो बाकी कॉलेजेस के हमारे दोस्त थे उनको अलाउ कर देते थे, तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया था। भाई गजब का था, गजब का। बढ़िया गाने बता दिया तुम लोग ने, मैं लिख तो लूं जरा। अच्छा आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर ज्वाइन हो कि नहीं हो। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल दूंगा, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना वो व्हाट्सएप ग्रुप, तो इट बिकम्स इजियर टू गेट कनेक्टेड टू यू पीपल, ठीक है, करवा देंगे। अरे रोशिता भाई, झूम झूम नहीं सुना जाएगा मुझसे अब।
अब मैंने बहुत सुन लिया है झूम। आप लोगों को पता है 2007 या 2008 की बात है, शायद सोनू निगम था। सोनू निगम ने इस झूम गाने का ना पैरोडी बनाई थी, और वो भी छोटे मोटे नहीं, आईफा में बनाई थी, स्टेज पे खड़े होके, बहते हुए नालों में, बुड्ढी के बालों में। और ये लिटरली लिटरली इतना गंदा बनाया था उसने यार। तब कोई फेमस नहीं था। ये कितनी अजीब बात है ना, आज इतने सालों बाद झूम इतना फेमस हो गया। मतलब हर जन को लग रहा है कि बिल्कुल कूल। और वो वाला भी तो गाना है यार, वो मैं भूल गया, जिसमें वो टिकटॉक आता है 1 2 3 4 ना 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 ना। वो वाला भी बहुत पुराना गाना है यार, बिल्कुल याद नहीं आ रहा मुझे। सोनू निगम वर्सेटाइल सिंगर, हाँ है तो। हाँ, पुराने गाने बताओ तो मजा आए भाई। कितने पुराने सुनते हो? मुझे तो मतलब पुराने गानों में लिरिक्स बहुत बढ़िया लगती है यार मुझे। अभी के गानों का म्यूजिक अच्छा लगता है, ठीक है। जो इंग्लिश सॉन्ग्स होते हैं उनकी वाइब्स बहुत अच्छी लगती है मुझे। ढूंढे तुझे दीवाना, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ढूंढे तुझे, भाई क्यों नहीं किए यार, बिल्कुल किए। मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था यार स्कूल कॉलेज में ना। मतलब मुझे कभी रियलाइज होता है कि यार, मतलब हर चीज में पार्टिसिपेट करना है। स्पोर्ट्स हो रहा है उसमें भी जाना है, एक्टिविटीज हो रही है उसमें भी जाना है। नहीं नहीं शुभम, मैं अलग गाने की बात कर रहा था। मैं किसी इंग्लिश सॉन्ग की बात कर रहा था। यू शबनमी, बढ़िया है यार। हाँ, मैं जबलपुर से ही हूँ बेसिकली। जबलपुर से ही है। आई बीन टू, मतलब मैं कहाँ कहाँ रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, राजस्थान में रहा हूँ, बैंगलोर में रहा हूँ, चेन्नई में रहा हूँ, हिमाचल में रहा हूँ, सिक्किम में रहा हूँ। बंगाल नहीं गया हूँ मैं कभी। मतलब काफी स्टेट्स कवर कर लिए हैं यार मैंने, पता। महाराष्ट्र में तो रहा ही हूँ, ऑब्वियसली महाराष्ट्र में रहा हूँ। आ जाओ फटाफट आ जाओ, घुमा देंगे। सिक्किम में यार मेरा एक प्रोजेक्ट था। तो सिक्किम मतलब व्हेन आई वाज इन कॉलेज ना, तो हमारा क्या बेसिकली प्रोजेक्ट, मैं जिस फील्ड में था ना, मेरी फील्ड थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस। उसमें क्या होता है, जैसे ये बॉटल है, तो ये बॉटल कंपनी में बनेगी, लेकिन लोगों या आप तक कैसे पहुंचेगी? मैगी है, मैगी बनेगी कंपनी में, नेस्ले की फैक्ट्री में। हाँ हाँ, इंदौर तो बहुत आया हूँ यार, इंदौर तो आता रहता हूँ। तो नेस्ले की फैक्ट्री में मैगी बन रही है, तो वो मैगी कैसे नेस्ले की फैक्ट्री से आपके किचन तक पहुंचेगी? ये पूरी जो सप्लाई चेन होती है ना, इसके लिए मैं सिक्किम गया था एक बार, क्योंकि सिक्किम में डिसरप्शंस बहुत होते हैं। वहां पर जिस ब्रांड के लिए मैं काम करता था, मैं नाम तो नहीं बता सकता उस ब्रांड का, और ना कोई बहुत बढ़िया ब्रांड थी वो, गलत ही प्रोडक्ट बेचती थी। बट हाँ, द थिंग वाज कि मतलब मेरा काम था प्रोडक्ट क्यों नहीं जा पा रहे हैं, ट्रक्स का फेलियर हो रहा है, क्यों वहां पे ऐसा होता है कि दुकानें खाली डली रहती हैं। भोपाल तो शिफ्ट होने वाले हैं रोशिता, स्टूडियो बन रहा है अपना भोपाल में। भोपाल तो मतलब तुम समझो हफ्ते में 2 बार चला जाता हूँ, पहले हफ्ते में 1 बार चला जाता हूँ। अभी अभी तो आया था, पिछले हफ्ते ही तो आया था। यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट इन भोपाल ऑफिस यार। आप कभी भी अगर आप लोग भोपाल में रहते हो तो आप जरूर आके मिलो, दैट विल बी अ प्लेजर यार। मैनेजमेंट एग्जैक्टली, मेरा जो पार्ट रहता था वो सीनियर लीडरशिप स्ट्रैटेजी डिजाइनिंग था, कि कैसे प्रोडक्ट पहुंचेगा, स्ट्रैटेजी पार्ट में था। तो उसके चलते ना सिक्किम हो गया। सिक्किम बहुत चैलेंजिंग लोकेशन थी, ठीक है। सिक्किम में क्या होता था कि ट्रक्स नहीं पहुंच पाते थे, ठीक है। प्लस क्या है ना, वहां पे चिकन नेक है। वो चिकन नेक आप समझते हो कि अगर वहां पर थोड़ा भी चाइनीज आर्मी ने कैप्चर कर लिया, तो आप ये समझिए कि पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना हमारा, वो कट जाएगा हमसे। सो दैट इज वाई चिकन नेक पे इतनी 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 सिक्योरिटी रहती है, जिसका कोई हद, मतलब जिसका कोई हद ही नहीं है। तो बंगाल से जो कनेक्ट, जो वाला पार्ट रहता है ना, बंगाल अरुणाचल को कवर करता है, वहां पर इतने ज्यादा ट्रक्स फंसते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल, जब मैं इंदौर आऊंगा तो आप लोग जरूर मिलिएगा। तो काम तो बहुत बढ़िया था यार मेरा। मतलब मुझे भी कभी कभी मैं मिस करता हूँ वो काम। जा रहे हैं, रात रात भर बैठ रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है। मतलब कितनी बढ़िया चीजें थी। मतलब एक्चुअली क्या था ना, लोग अपनी जॉब को गाली देते हैं। मुझे हमेशा से, मतलब अभी जो कर रहा हूँ
एमपी नगर जोन 2, एमपी नगर जोन 2 में संपदा मैम भी आएंगी तो आप बिल्कुल मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती है संपदा मैम। जैसे भोपाल आएंगी तो भोपाल में मतलब जैसे फंक्शन होते हैं या फिर लेक्चर होते हैं या गेस्ट लेक्चर होते हैं या स्पीचेस होती है, तो संपदा मैम भी भोपाल बहुत इजीली आ जाएंगी। भोपाल वो जाती रहती है ना, और ये भी एक रीजन है भोपाल में सेंटर बनाने का कि संपदा मैम आती जाती रहेंगी। जबलपुर में उतना आना जाना उनका होता नहीं है और वो जॉब में इतनी बिजी रहती है जिसकी कोई हद नहीं है। आप बहुत इजीली मिल सकते हैं यार। जो स्टूडेंट है ना उनके लिए तो अलग से सेशन भी होंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट। अरे आप ही स्टूडेंट हो ना, तो आप ही नहीं आओगे, आप नहीं आओगे तो कौन आएगा। चलिए ठीक है, तो लेट अस मीट एट 8 PM। बिल्कुल जल्दी करवाएंगे, थोड़ा सेटल हो जाए, शिफ्ट हो जाए, फिर सारी चीजें जल्दी करवा देंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने एग्जाम ओरिजिनल ज्वाइन करके आपको मजा आ रहा होगा। बुक्स, लेक्चर्स, जो इंटरैक्शन होता है टीचर्स, सब कुछ आई होप आपको अच्छा ही लग रहा होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लेट अस मीट एट 8 PM। बाय बाय। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं इसके चैट सेक्शन में डाल दूंगा एग्जाम ओरिजिनल से आपके। बाय।